स्वागत है आप सभी का एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेज में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पिछले क्लास में पॉलिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसी का एग्जाम्पल डेक्रॉन। तो टॉपिक डालिएगा डेक्रॉन या इसी को बोलते हैं टेरिलिन। चलिए टॉपिक का नाम डालिए डेक्रॉन या इसी को हम लोग बोलते हैं टेरिलिन। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो डेक्रॉन या टेरिलिन लिख लिए। टॉपिक का नाम डालिए डेक्रॉन या टेरिलिन डाल सकते हैं। हो गया। चलिए सवाल ये है कि इसका एकलक क्या है। इसका एकलक क्या है, कैसे बनता है? तो ये बनता है, इसका फर्स्ट एकलक है इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, जिसकी संरचना OH CH2 CH2 OH है और दूसरी जो है वो है टेरेथैलिक एसिड और इसकी संरचना है कि बेंजीन बना दीजिए और इधर भी COOH और इस साइड भी COOH बना तो दिए। अब बात ये है कि इस बहुलक कैसे बनेगा। तो बड़ा आसान सा तरीका है, बताए थे इसका OH और इसका H। तो लिखिए, क्या लिखेंगे ज़रा बताइए तो। इंक ज़्यादा है, मार्कर में इंक ज़्यादा हो गया, हटा देते हैं इसको। क्या हो जाएगा बोलिए? बेंजीन चलो अब क्या करोगे, उसको n बार इसको भी n बार लेकर आओ। n इसको भी कितना बार रखेंगे? n बार। हो गया। क्या काम करना है याद है आपको? उसी तरह से इसका OH और अगला का H, उसी तरह से इसका H। हो गया। क्या क्या बचा ज़रा बताइए तो। बच गया ऑक्सीजन CH2 CH2, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा क्योंकि इतना तो हम रिमूव कर दिए। घेर के कितना बार लिखेंगे? n बार। यही क्या है? डेक्रॉन या टेरिलिन। क्या इसमें ईस्टर है? हाँ सर है, देख लीजिए, है ना, मिल गया जिसका इंतज़ार था। क्या बाहर हुआ यहाँ से? H2O। क्या बाहर हुआ? H2O। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बहुलीकरण। बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम? तो लिखिएगा डेक्रॉन या टेरिलिन में लिखिए। पहले यहाँ लिख लेते टॉपिक, उसके नीचे लिखिए इस बहुलक का निर्माण इथिलीन ग्लाइकॉल, हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं इथिलीन
ग्लाइकॉल, ठीक है। इस बहुलक का निर्माण इथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेथैलिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से, डेक्रान का है दूसरा नाम टेरिलीन है। इसका मोनोमर एकलक इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक अम्ल इथिलीन ग्लाइकॉल, 2 OH और 2 CH2। बेंजीन के इस साइड में C डबल OH और इधर भी C डबल OH। करना क्या है, इसका H और इसका OH रिमूव हुआ, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, फिर इसका H और पीछे आगे उस साइड वाला का OH, फिर इसी तरह से यह OH और आगे वाला का H रिमूव करके जोड़ दिए, क्या बाहर निकल गया, वाटर, और ये डेक्रान बन गया। जल्दी तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप जानते ही हैं। तो हम तब तक काउंट करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या रोक के आप लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5। डन, ले लिए होंगे, हम बिल्कुल साइड है। चलिए अब नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए। इसमें इसका उपयोग मुख्यतः वस्त्र उद्योग में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में किया जाता है। आगे लिखिएगा। इसका उपयोग सीट बेल्ट, टायर कोड लिखिएगा, CORD, टायर कोड, टायर का जो पट्टी देखते हैं ना वही, टायर कोड, चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। हो गया, लिख लिए। आगे लिख लीजिएगा। इसे ऊन तथा कॉटन सूती के साथ मिलाया जाता है। ऊन तथा सूती के साथ मिलाया जाता है। अब जैसे आप एक वर्ड सुने होंगे टेरी कॉटन, पता है क्या है टेरी कॉटन? मतलब उसमें टेरिलीन है ये वाला, और कॉटन सूती है। सूती और टेरिलीन को मिला के जो बनाते हैं उसको टेरी कॉटन बोलते हैं। टेरी सिल्क, मतलब टेरिलीन और सिल्क को मिला के, रेशम को मिला के बनाते हैं उसको टेरी सिल्क बोलते हैं। समझ में आ गया? हो गया। देखिए, ऊन, सूती, रेशम, ये सब प्राकृतिक रेशा है, जबकि टेरिलीन क्या है, मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, कपड़ा उपड़ा बनाने में इसका यूज किया जाता है। जब ऊन के साथ मिलाइएगा तो टेरी वूल कहलाएगा, और इसको सिल्क के साथ मिलाइएगा तो टेरी सिल्क कहलाएगा। कॉटन के साथ मिलाएगा तो टेरी कॉटन की साड़ी, बड़ा फेमस, आप जानते ही होंगे ये सब के बारे में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लिख लीजिएगा एक लाइन और। टेरिलीन रेशा मजबूत, लचीला तथा टिकाऊ होता है। मजबूत, लचीला तथा टिकाऊ
होता है, टिकाऊ होता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा गिलिप्टल। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गिलिप्टल। गिलिप्टल, ठीक है। एकलक, ये तो यही है और इसमें ना ये हट जाता है, टेरे को हटा देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल ये रहेगा, ये कॉमन है। और इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। वो चेंजिंग क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे। चलिए दोबारा हम लिख देंगे ताकि आपको भी सहायता मिल जाएगा, फिर दोबारा समझने का एक मौका मिला। चलो अब देखो, पहले तो हम बेंजीन बना लिया। अरे बोलो। चलो अब हम अगल बगल में COOH को रखेंगे। उस टाइम में आमने सामने रख रहे थे, अब अगल बगल में, बस इतना ही सा फर्क है। उस टाइम में यहाँ और यहाँ रखे थे, जबकि इस टाइम में अगल बगल में रखेंगे। हो गया। अब आपको पता है वो कितना बार, N बार। ले आइए उठा के इसको पटक दीजिए यहाँ पर। इसको भी उठा के ले आइए, पटक दीजिए N बार। चलो आगे आपको पता है क्या बाहर करना है, NH2। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बहुलीकरण। क्या कीजिएगा, अभी तो बताए हैं, इसका H और इसका OH। आगे बोलिए, फिर वही कहानी, फिर यहाँ से भी वही कहानी। हट गया, जो बचा उसको लिख दीजिए। बोले तो क्या क्या बचा, ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे, घेर के कितना बार लिखेंगे, N बार। इसी का नाम क्या है, गिलिप्टल। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत क्या सर, ए वाला जो है, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा, इसका निर्माण गिलिप्टल लिखने के बाद, इसका निर्माण इथिलीन ग्लाइकॉल तथा थैलिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। हो गया। आगे लिखिएगा, इसके द्वारा पेंट लेकर क्या लकड़ी उकड़ी को चिकना बनाने के लिए एक पेंट की तरह होती है, लेकर भवन निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, एल्बेस्टर, भवन निर्माण सामग्री इत्यादि
का निर्माण किया जाता है, इत्यादि का निर्माण किया जाता है, इत्यादि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नीचे एक लाइन और लिखिएगा, यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पता है आपको ये? यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पढ़ा चुके हैं पीछे, लेक्चर जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुलक का दूसरा लेक्चर, मतलब गर्म करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसको हम दोबारा निर्मित नहीं कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। हो गया, आगे लिखिएगा, यह एक त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल, यह एक त्रिविमीय पॉलिस्टर है जिसमें तिर्यक बंधन होती है, जिसमें तिर्यक बंधन होती है। समझ गए हैं? तिर्यक बंधन, तिर्यक बंधित है। चलिए अब स्क्रीनशॉट की बारी है। यहाँ से लिखना था यहाँ तक आपको, तो हम काउंट करते हैं। रोक के लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 1 2 3 4 5 डन। ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट यहीं पे ख़त्म कर देते हैं PHB भी। नेक्स्ट लिखिए PHBV। ये क्या है? इसका पूरा नाम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, इसी का नाम है। ठीक है, ठीक है, वाह क्या नाम है, मज़ा आ गया ना। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, फिर को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, मतलब P से पॉली, H से दोनों हाइड्रोक्सी को बताया है, B से ब्यूट्रेट को बताया और V से बेलेरेट को बताया। पता है इसके मोनोमर इसी के नाम में है। अगर आप थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़े होते तो, नहीं पढ़े हैं तो अच्छी बात है। हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट मतलब इसका जानते हैं, हाइड्रोक्सी मतलब OH होगा और ब्यूट्रेट मतलब का 4 कार्बन का एसिटिक एसिड होगा, सॉरी 4 कार्बन का कार्बोक्जिलिक एसिड होगा। जैसे एक कार्बन के कार्बोक्जिलिक एसिड का सामान्य नाम याद है आपको? कॉमन नाम क्या? फॉर्मिक एसिड, जो लाल चींटी में होती है। 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, जो खट्टा चीज़ विनेगर ये सब में होती है। ठीक है, सिरका जिसको बोलते हैं। 3 कार्बन, बोलिए प्रोपनोइक एसिड, एक फर्स्ट प्रोटोन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट आता है ब्यूट्रिक एसिड, ये बटर से मिलता है। और वेलरिक एसिड एक तरह का पेड़ के जड़ में होता है। तो ये बताता है कि 4 कार्बन के बीटा पोजीशन पर OH होगा, हाइड्रोक्सी मतलब OH, और ये बताता है कि 5 कार्बन वाले कार्बोक्जिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पर OH होगा। तो एकलक इसका ज़रा बात करें हम लोग, एकलक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे। इसका फर्स्ट एकलक होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड। कैसे? CH3 OH CH2 COOH। ठीक है, और दूसरा होगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक एसिड।
यही है। हम दोनों नाम को से समझते हैं, ये IUPAC है। पहले तो ये बताओ ब्यूटनोइक एसिड, देखिए था 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और कार्बोक्जिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड जोड़ते हैं, ठीक है। कहीं कि 3 हाइड्रोक्सी मतलब था, हाँ सर नंबरिंग कीजिए, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक नंबर हमेशा इसी को मिलेगा। 1 2 3, और OH है तो हाइड्रोक्सी हो गया। सेम कहानी 1 2 3 4 5, तो 5 तो है, लेकिन OH यहाँ नहीं होगा। OH कहाँ होगा ज़रा बता दीजिए, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन है तो पेंटनोइक एसिड। कहिए कि ये क्या है सर, यही तो है, देख लीजिए ना, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कहलाता है और अल्फा के बगल वाला बीटा कहलाता है। ये अल्फा और ये बीटा है, तो देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला अल्फा और अल्फा के बगल में बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट, ठीक है। अब इसको आपको पता है यहाँ से वाटर बाहर करना होगा, तो लिख लीजिए। इसको थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं, पहले तो CH लिख लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा CH है, और हम क्या करते हैं कि OH को इधर कर देते हैं। क्या कि पता है, CH लिखे, OH को यहाँ के और इसको नीचे कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वही चीज़ लिखे हैं। अब बगल में क्या है, CH2 और ऐसा कुछ है, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। पहले OH को ले आते हैं, ले आए OH को। अब यहाँ बोलिए CH, नीचे बता दीजिए क्या लिखेंगे, CH2, और क्या लिखेंगे CH3, ठीक है। आगे बोलिए CH2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ OH। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या ये दोनों वही चीज़ है या अलग अलग है? वही है सर, देख लीजिए मैंने क्या किया कि OH को यहाँ कर दिया और CH3 को नीचे कर दिया, देख लीजिए सेम। ये तो इतना है ही, इसमें भी वही काम किया। पहले इतना है, हाँ है, CH है, हाँ है, इसको नीचे कर दिए और इसको इधर कर दिए। अब आगे आपको पता है इसका क्या करेंगे, तो इसका हम लोग OH पकड़ेंगे और इसका H। सेम कहानी, इसका OH और नेक्स्ट H, यहाँ से भी हटा दो, हटा दिए। अब बचा क्या क्या ज़रा बताओ तो, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ से वाटर बाहर हुआ, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बहुलीकरण। क्या कहलाएगी, बहुलीकरण। जो बचा सो बताओ, ऑक्सीजन CH CH3 CH2, इतना लिख दिए ना। अब इसको इससे जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन CH, नीचे बोलिए CH2 CH3, फिर CH2 और घेर के कितना बार, N बार, ठीक है। यही क्या है, PHBV, यही क्या है, PHBV। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो लिखिएगा PHBV में पहले इसी के नीचे एरो देके लिखिएगा। इसका निर्माण 3 हाइड्रोक्सी, इसका निर्माण 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड तथा 3 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक एसिड के एसिड के संघनन बहुलीकरण के द्वारा, संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है, संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। हो गया, आगे लिखिएगा फिर एरो देके। यह एक जैव निम्नीकरणीय, पढ़ाएंगे अभी तुरंत, यह एक सड़ने गलने वाला, यह एक जैव निम्नीकरणीय संघनन सहबहुलक है, संघनन
सहबहुलक है, संघनन सहबहुलक है, संघनन सहबहुलक है। लिख लिए, संघनन सहबहुलक है। नेक्स्ट एरो दे के लिखिएगा, अगला एरो दे के लिखिए। नेक्स्ट लिखिएगा, इसका उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग पैक करने में, विशिष्ट पैकेजिंग कॉमा देकर हड्डियों में प्रयुक्त यंत्र, हड्डियों में प्रयुक्त यंत्र और औषध के दवा, औषधि भी लिख सकते हैं, औषध के नियंत्रित मोचन में भी होती है, नियंत्रित मोचन में भी होती है, नियंत्रित मोचन में भी होती है। सिंपल भाषा में याद रखिए कि हड्डी में जो यंत्र हम लोग यूज करते हैं या उसका जो पैकेजिंग करते हैं, पैक करते हैं, इन सब चीज़ों में इसी को हम, और एक जो औषध वाले बोले हैं उसको हम अच्छे से लिखा देते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है कि आप कुछ दवा खाते हो, कैप्सूल, ज़रा सोचो अगर वो कैप्सूल पॉलीथीन का बना हुआ रहता तो उसको तो सड़ने में 10,000 साल लगता है ना, तब तक आप पता नहीं कितने बार मरोगे, कितने बार जियोगे। तो वो तो हम कैप्सूल पानी के साथ खाते और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें से दवा बाहर निकल जाता है। इसका मतलब वो कैसी प्लास्टिक है, इसी पीएचपीवी का बना रहता है, जिसको आसानी से अपघटित कर देता है, जो आसानी से अपघटित हो जाता है, और उस अपघटित होने के बाद वो किसको रिलीज कर देता है, किसको मुक्त कर देती है, दवा को। तो आसान शब्दों में नीचे एरो दे के लिख लीजिएगा, एरो दे के लिखिएगा। जब किसी औषधि को, औषध भी लिख सकते हैं, जब किसी औषधि को पीएचबीवी कैप्सूल में रखा जाता है, जब किसी औषधि को पीएचबीवी कैप्सूल में रखा जाता है तो बहुलक के निम्नीकरण के बाद ही औषधि मुक्त होती है, दवा भी लिख सकते हैं, औषधि मुक्त होती है। क्या लिखें, जब भी पीएचबीवी का जो कैप्सूल होता है उसमें दवा रखिएगा तो जैसे वो अपघटित होगा, निम्नीकरण होगा, तो उसमें से दवा बाहर निकल जाएगी। जल्दी इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार होइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करते हैं हम, 1 2 3, रोक के भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 4 5, डन। जल्दी हो गया। चलिए अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। देखिए जैव बहुलक, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, जैव बहुलक। जैव बहुलक बायोपॉलीमर, जैव बहुलक बायोपॉलीमर। देखिए प्रोटीन क्या होता है बताइए, ऊर्जा से संबंधित। उसके अलावा बताइए सेलुलोज पेड़ का एक भाग होती है,
तो कहने का मतलब ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो जानवर में उपस्थित होता है। तो ये तमाम चीज़ क्या है, जैविक प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। मतलब वैसे बहुलक जो जैविक प्रक्रिया, भिन्न भिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च। क्या है, तो स्टोर संचित भोजन है प्लांट का, पेड़ पौधा का। तो लिख लीजिएगा, वैसे बहुलक जो विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है उसे जैव बहुलक कहते हैं। हो गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, ETC कर दें। स्टार्च क्या है, संचित भोजन है पेड़ पौधा का। सेलुलोज क्या है, पेड़ पौधा का जो भाग सब होता है, मैक्सिमम भाग जो होता है इसी से बने होते हैं। प्रोटीन आपको पता है, दलहनी पेड़ पौधे नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक पदार्थ है जो क्या करता है बताइए, हमारे शरीर में ऊर्जा का एक तरह का स्रोत है। हमारे जो ग्रोथ होते हैं, हमारे जो टिश्यू का जो मेंटेनेंस होता है, रिपेयर जो होता है, सब यही काम करता है उत्तक को। उसका ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो जानवर में उपस्थित होता है। नोट कर लीजिए, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। और अभी हम आपको बता ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। सो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। जैव निम्नीकरणीय, VVI कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैव निम्नीकरणीय बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। लिखिएगा, जैव निम्नीकरणीय बहुलक, जैव निम्नीकरणीय बहुलक। टॉपिक डालिए, जैव निम्नीकरणीय बहुलक, जैव निम्नीकरणीय बहुलक। टॉपिक डाल लिए, बताइए। देखिए, एक पॉलीथीन अगर हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं आजकल पॉलीथीन बैन है, बहुत सारी बातें होती है, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं निकलती है। सबसे पहले बांग्लादेश पॉलीथीन को बैन किया था। उसके बाद हमारे देश में सिक्किम जो है वो पूर्ण रूप से पॉलीथीन को बैन किया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तराखंड पे बैन किए हुआ है। उसके अलावा आप यांगसी रिवर है एक चाइना में, जो समझिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉलीथीन ढोने के काम करती है। इस पॉलीथीन का जन्म यूरोप में हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलीथीन की जो चर्चा होती है वो पॉलीथीन काफ़ी ख़राब होता है। इसको 10,000 साल लगते हैं सड़ने गलने में, और हम इसको सराय गलाने कोशिश करें जलाने का तो कुछ ऐसा ये अपघटित करके कुछ ऐसे पदार्थ बनाएंगे जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। जैसे सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब बोल सकते हैं प्रदूषण करेगा। क्या करेगा? प्रदूषण करेगा। लेकिन ये तो हम बात करते हैं अजैव निम्नीकरणीय का। जैव निम्नीकरणीय क्या? जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा यह खुद अपघटित हो जाए, सड़ गल जाए एक निश्चित समय में,
और पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसी को बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। तो प्राकृतिक वाला तो सब सड़ जाता है, प्रॉब्लम कौन करता है? हम जो मानव बनाए हैं वो। मानव बनाने में भी दो है, कौन? एक नायलॉन 2 नायलॉन 6 और एक कौन? PHB भी। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसमें, वैसे बहुलक जो एक निश्चित समय में, वैसे बहुलक जो एक निश्चित समय में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है तथा पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न नहीं करती है, उसे जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। उसे जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, प्रोटीन, सब प्राकृतिक तो होगा ही, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज और क्या? मानव निर्मित में नायलॉन 2 नायलॉन 6 और एक और कौन? PHB भी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। ETC कर दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। अगला लिखिएगा, अजैव निम्नीकरणीय बहुलक। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अजैव निम्नीकरणीय बहुलक, अजैव निम्नीकरणीय बहुलक, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आपको पता ही है, जो आसानी से सड़े गलेगा नहीं, अपघटित नहीं होगा। तो लिखिएगा, वैसे बहुलक जो एक निश्चित समय में, वैसे बहुलक जो एक निश्चित समय में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होती है तथा पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती है, उसे अजैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। एक बार फिर से मिला लीजिए, वैसे बहुलक जो एक निश्चित समय में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होती है तथा पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती है, उसे अजैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरणीय बहुलक। और इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बहुत सबके सब तो यही है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, क्या क्या लिखिएगा एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में लिखिए सबसे पहले पॉलीथीन, एग्जाम्पल में लिखिए पॉलीथीन, उसके बाद लिख लीजिए PVC, उसके बाद लिखिएगा टेफ्लॉन, उसके बाद लिख लीजिए पैन, उसके बाद लिख सकते हैं बेकेलाइट। ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है?
अजैब निम्नी करनी है। क्या है? अजैब निम्नी करनी है। कोई प्रॉब्लम? तो फिर कल रबर लेकर आते हैं, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं कल।